गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन की क्या टाइप हैं। इसके पहले हम लोग फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है। आपको पता है ऑलरेडी कि फंक्शंस क्या होते हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। और सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए इन सेट बी में। तब जाकर के जो ये रिलेशन होगा, दिस रिलेशन इज नॉन एज फंक्शंस, या कह सकते हैं सिंपली फंक्शन एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द यूनिक रिलेशन इन सेट बी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं फंक्शन के बारे में। लिखेंगे फंक्शंस देखते हैं। तो मैंने कहा सेट ए है और सेट बी है मेरे पास में। इस सेट बी में ए बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें भी एलिमेंट है मेरे पास में 1 2 3 और 4। इस तरह से लिया। और भी एलिमेंट ले सकते हैं यहां पे, मैंने कहा 4 और आपके पास में 5। देन फंक्शन इज ए रूल फ्रॉम सेट ए टू बी। कुछ इस तरह से लिखते हैं। लेट्स से सेट ए एंड बी आर टू non-empty set, two non-empty set, ठीक है। Then F is a rule, F is a rule, F is a rule which associates from each element of set A to unique element in set B, then F is known as function from A to B, है ना। then F is known as function from A to B, ठीक है। या फिर कह सकते हैं फंक्शन मैप्स फ्रॉम ए टू बी, इसे कहते हैं फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी। क्या है इसका मतलब, देखते हैं यहां से कि एसोसिएशन का मतलब है रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, हाँ देखो यहां पर बी टू यूनिक एलिमेंट इन सेट ए, है ना। यूनिक एलिमेंट इन सेट में, यहां पर यूनिक एलिमेंट इन सेट ए में, तो जितने भी एलिमेंट हैं इसका यूनिक आउटपुट होना चाहिए कुछ इस तरह से। इसका इसके साथ में रिलेशन, मैंने कहा बी का इसके साथ में रिलेशन, और सी का भी मेरे पास में इसके साथ में रिलेशन है। हाँ, यूनिक एक ही आउटपुट है सी का, ठीक है। यस, मैंने कहा कि इसका इसके साथ में रिलेशन, यहां पे बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिलेशन होना चाहिए, तो ये मेरे पास में फंक्शन है। अब बात करते हैं यहां से कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दिस इज नॉन एज डोमेन, और यहां पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं दिस इज नॉन एज कोडोमेन। तो यहां पे लिखेंगे सेट ए इज नॉन एज डोमेन ऑफ एफ, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि डोमेन में आपके पास में क्या है, सेट ए, है ना। यहां से क्या क्या हो गया आपके पास में, दिस इज ए बी सी और डी, सेट को क्लोज कर दिया इस तरह से। अब बात करते हैं कोडोमेन क्या है। कोडोमेन को लिख लेते हैं यहां से। तो कोडोमेन क्या होगा मेरे पास में, कोडोमेन में क्या क्या होगा सर, देखो यहां पर 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो कुछ ना कुछ आउटपुट आ रखा है। क्या आउटपुट में है, 1 2 4, ऑल दीस आर आउटपुट्स। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, यस प्लीज कॉपी कर ले, इसे कॉपी कर लेंगे, है ना। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं सर। आउटपुट में मेरे पास में क्या मिला, आउटपुट जो भी है, आउटपुट इज इक्वल्स टू दिस इज 1 2 और आपके पास में 4, ये सेट है आउटपुट का। इसी आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रेंज कहते हैं, सही है। यस, इस रेंज को एक और नाम देते हैं, दिस इज नॉन एज इमेज, इसे क्या कहते हैं, इमेज भी कहते हैं। अब किसका इमेज कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। देखो यहां पर कि 1 जो है ए की वजह से आया है, दिस इज 1 इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ए।
2 is the image of B and C as well and 4 is the image of D, है ना? यहां से आप लिख सकते हैं ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जब हम लोग मैपिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इसे लिख लेते हैं, one is the image of one is the image of element A, उसी तरह से 2 is the image of element किसका सर? B and C का इमेज है। नेक्स्ट में बात करेंगे D, 4 is the image of D का इमेज है। अगर ये इमेज है तो ये प्री इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्री इमेज। A, B, C and D are the प्री इमेज। किसका प्री इमेज? 1 का प्री इमेज क्या है? A, 2 का प्री इमेज क्या है? B and C, और 4 का प्री इमेज क्या है आपके पास? D है। ठीक है सर? यस। फंक्शन में एक और चीज आपको पता होगा कि यहां ये एक एलिमेंट 2 के साथ में रिलेशन नहीं रख सकता है। ऐसा क्यों? हाँ, मैंने कहा था ईच एलिमेंट के यूनिक आउटपुट होना चाहिए। B के साथ में देखो लिख रखा हमने ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A कहां गया आपके पास में? ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, देखो मैंने B लिख दिया ना, ठीक है? यस। तो A से सही था पहले, देखो यहां पर B था आपके पास में, which associates from each element of set A to unique element in set B। तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे उसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। यहां से आपके पास में 2 आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूं कि D के दो आउटपुट हैं, D का रिलेशन 3 के साथ में भी है, D का रिलेशन 4 के साथ में भी है, then it will not be the part of functions। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा है इसका, ठीक है? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, 3 वाला मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ठीक है बच्चों? यस। ये प्री इमेज वाला पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। प्री इमेज, तो प्री इमेज कौन प्री इमेज? दिस इज A इज द प्री इमेज ऑफ, लिखेंगे A इज द प्री इमेज ऑफ 1। उसके बाद में B इज द प्री इमेज ऑफ आपके पास में 2 एंड C इज आल्सो द प्री इमेज ऑफ 2 एंड D इज द प्री इमेज ऑफ आपके पास में क्या सर? 4। अब देखो कि कुछ एलिमेंट्स मेरे पास में रह गए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। यहां पर कौन 3 और 5, 3 and 5 हैज नो प्री इमेज। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपके पास में 5 है। ठीक है? यस। एक चीज और देखो, जो हमने आउटपुट लिखा है या फिर रेंज लिखा है या फिर इमेज लिखा है जिसे मैंने कहा, वो कौन है? 1 2 4 ये रेंज है। अच्छा, ये रेंज है, ये कहां से बना सर? इस वाले सेट से आया है मेरे पास में, इस वाले सेट से। इट मींस दिस इज रेंज इज द सबसेट ऑफ B, और B कौन है सर? कोडोमेन। हाँ, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ध्यान रखेंगे, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यस, तो ध्यान रखेंगे, इसे लिख लेंगे सर। एक चीज और यहां से, हियर रेंज जो आपके पास में होगा, रेंज ऑफ फंक्शन को हम लोग R और F भी लिख देते हैं। रेंज आपके पास में, रेंज ऑफ फंक्शन इज द सबसेट ऑफ codomain। This is codomain। It is not necessary that each element set B should not have any pre-image। ऐसा नेसेसरी नहीं है, इसके एक भी प्री इमेज भी नहीं होंगे। हो सकता है इसके सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज हो, ये भी कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है? वो हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में फंक्शंस देखने के बाद में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट चीज। एक है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनस, है ना? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसे कॉपी कर लेंगे आप। एक और चीज मैं यहां से बताना चाहूंगा, फंक्शंस का डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा ग्राफिकल वे में। लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफ में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है? या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शंस। जिसे मैंने कहा कि एक फंक्शन मैंने ले लिया, है ना? ये x एक्सिस है, ये मेरे पास में y एक्सिस है। लेट अस सपोज दिस इज अ फंक्शन, है ना? ये फंक्शन मेरे पास में गिवन है। अब इस फंक्शन में देखो सर,
इस फंक्शन को मैंने जनरली इस तरह से बना दिया, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने एक पॉइंट लिया, लेट अस सपोज a, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास में यहां पर कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, दिस इज नोन एज f ऑफ a। क्या होगा ये? f ऑफ a। ये हमारा फंक्शन कहलाएगा कब? अगर मैं एक लाइन इसके पैरेलल में ड्रॉ करता हूं, x एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ करता हूं, अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट किया, देन इट विल बी ए फंक्शन। सही सर? अच्छा, किसी ने कह दिया कि सर अगर दो पॉइंट में मेरे पास में, हाँ यहां पर देखो, यहां पर एक चीज देखें इसे, इसमें एक पॉइंट पे नहीं, अगर मैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर यह ग्राफ को एक जगह पे कट करेगा, देन इट विल बी ए फंक्शन। सही है? अच्छा, अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, लेट अस सपोज द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज दिस। अब x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, तो कितनी जगह पर 1 2 3 तीन पॉइंट्स पे कट किया, क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन मेरे पास में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? देखो क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है कि ये जो पॉइंट था मेरे पास में x इक्वल्स टू a पर ये मेरे पास में आउटपुट मिला f ऑफ a। यहां पर क्या मिल रहा है? x इक्वल्स टू, मैंने कहा आपके पास में b, लेट अस सपोज b पर कितने आउटपुट मिल रहा है? 1 2 3, है ना? इसकी कुछ हाइट और आपके पास में है, लेट अस सपोज मैंने कहा ये आपके पास में a0, और ये जो पॉइंट मेरे पास मिला है दिस इज a1, ये जो पॉइंट मेरे पास मिला है दिस इज a1, ठीक है, a2, a0 a1 a2। तो क्या मतलब है? एक इनपुट के लिए मेरे पास में क्या क्या आ रहा है सर? यस, फॉर वन इनपुट। देखो एक इनपुट के लिए, इनपुट में b है, तीन आउटपुट मेरे पास में मिल रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स फंक्शन? नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट्स एनी फंक्शन। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों? यस, इसलिए वो फंक्शन मेरे पास में नहीं होता, फंक्शन की डेफिनेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है? यस, तो नोट करके लिखेंगे, if we draw a line perpendicular to, note में, if we draw a line perpendicular to x axis, है ना, perpendicular to x axis, and it intersects graph, and it intersects graph more than one point, then it is not a single valued function, then it is not a single valued function। अब बात आई कि सर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है? हाँ, सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा है, बहुत सारे वैल्यू जो देता है वो मल्टी वैल्यूड कहते हैं। बट हमारे कोर्स में जो पढ़ना है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अभी कोर्स में, ठीक है सर? हायर क्लासेस में जाकर के हम लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज मैं ये ग्राफ आपके पास में फंक्शन है, यस फंक्शन है, ये आपके पास में फंक्शन नहीं है। अगर मल्टी वैल्यूड है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फंक्शन। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, लेट अस सपोज देयर इज अ सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस और आपके पास में y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ये देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस दिस ग्राफ इज नॉट द फंक्शन, ये जो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है सर? यस। अब बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में, है ना? लिखेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद में भी बात करेंगे, ठीक है? पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं, वहां पे एक अलग से चैप्टर आपके पास में दे रखा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, बट यहां पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर? यस। मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब है, मोनोटोनिक का मतलब समझते पहले, ये मोनोटोनिक का क्या मतलब है?
इट इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ एनी फंक्शन, कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन का नेचर क्या है, कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। बिहेव करने का मतलब आपके पास में है, क्या मतलब है बिहेव करने का मतलब, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना। यस, तो मोनोटोनस रिलेटेड विद इन बिहेवियर ऑफ, इट रिलेट्स, ऐसे मत लिखना, इसमें मोनोटोनिक में लिखे, डायरेक्ट यहां से लिख लेते हैं, यहां से इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ, it is related to behavior of, it is related to behavior of function, ठीक है। यस, मोनोटोनिक का मतलब है लगातार, है ना, लगातार। तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक तो लगातार बढ़ने वाला फंक्शन, एक लगातार डिक्रीज होने वाला फंक्शन। इफ एनी फंक्शन इज एस लगातार इंक्रीजिंग, अगर लगातार बढ़ रहा है आपके पास में कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, देन दैट फंक्शन इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, दैट फंक्शन इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख लेते हैं यहां पर दो टाइप के फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है सर। यस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप ऑफ मोनोटोनिक, टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक। मोनो का मतलब आपको पता है कि वन नेचर का होना, जैसे कि मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक आपने पढ़ा होगा। हाँ, मोनो एटॉमिक में एक ही एटम की बात करते हैं, तो यहां पे वही मोनो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में कि सिंगल बिहेवियर। तो आपके पास में टाइप्स कितने हैं सर इसके? टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग। उसके बाद में दूसरा फंक्शन है मेरे पास में डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और दूसरे बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग के भी दो पार्ट हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन के भी दो पार्ट हैं। क्या क्या सर? यहां पे बात करते हैं। इंक्रीजिंग में भी दो पार्ट हैं इसके, क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा होता है मेरे पास में नॉन डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। यस, सिमिलरली डिक्रीजिंग में भी दो टाइप के आपके पास है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरा है मेरे पास में नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग। सही है सर? यस। चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। नाम से पता चल रहा है स्ट्रिक्ट, हाँ, जिसे कहते हैं ना कि घर में पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इसका मतलब है आपको घर से बाहर नहीं जाना है तो घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है सर। हाँ, तो स्ट्रिक्टली का मतलब यही है कि एक नेचर का। सही है सर? यस। तो देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और उसके बाद में नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है। सबसे पहली बात इसे समझ लेते हैं, इंक्रीजिंग क्या होता है। सही है सर? चलो इसे बताता हूं। इंक्रीजिंग का मतलब आपका नॉर्मल सा हम बात कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है। अगर मैंने एक फंक्शन इस तरह से ग्राफ बना दिया, ये देखो लगातार बढ़ रहा है। सिंपल समझेंगे, ग्राफ जितना गिवन है आपके पास में उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अगर हाथ ऊपर की तरफ उठता चला जाए, आप कह देना इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो, यस, यहां से हम लोग जा सकते हैं इस तरह से बढ़ करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब बढ़ रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन क्या होगा आइए समझते हैं। इस पॉइंट पर एक यहां पर पॉइंट लिया, दिस इज x इज इक्वल्स टू, मैंने कहा x1। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? लेट अस सपोज दिस फंक्शन इज fx, है ना, फंक्शन इज fx। यस, इसकी हाइट कितनी होगी यहां पर? दिस इज f of x1, f of x1। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाइट कितनी होगी फंक्शन की? Let us suppose this is x is equals to x2, इसकी हाइट कितनी होगी? This is f of x2। अब ये बताओ सर, x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे राइट हैंड साइड में बढ़ रहा हूं, दिस इज इंक्रीजिंग, x इंक्रीज कर रहा है तो उसकी हाइट भी इंक्रीज कर रही है। देखो मेरे पास में x2 ज्यादा है या x1? x2, यहां पे मैं कहूंगा कि x2 ग्रेटर देन मेरे पास में x1 है। तो बताओ कि fx2 इतना है और fx1 इतना है, fx1 इतना है, तो कौन सा ज्यादा है? fx2 ज्यादा है। हाँ, तो x2 ग्रेटर और x1 से, तो f of x2 जो है
ये भी ज्यादा है f ऑफ x1 से। x की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, देन फंक्शन इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है सर? या x की वैल्यू को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो फंक्शन की हाइट भी डिक्रीज कर रही है, देन इट इज नोन एज आपके पास में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x घट रहा है तो y भी घटना, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना, दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग। सही है सर? यस। तो ये तो समझ में आ गया कि x ग्रेटर x1 से, तो fx2 विल बी ग्रेटर देन fx1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहां से। मैंने कहा सर ये आपके पास में डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट अस सपोज दिस इज आवर f ऑफ x1, f ऑफ x। इस पॉइंट पर बात करते हैं x1, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी इतनी। लेट अस सपोज दिस पॉइंट को मैंने कह दिया सर f ऑफ x1। दूसरा पॉइंट लिया मैंने और इस पर इसकी हाइट कितनी होगी? दिस इज x2, इस पर इसकी हाइट आ गई मेरे पास में f ऑफ x2, है ना? यस, f ऑफ x2। लेट अस सपोज दिस। अब देखो x की वैल्यू बढ़ा दिया, इसकी हाइट इतनी हो गई। पहले x1 पे हाइट इतनी थी, x जैसे ही बढ़ा इसकी हाइट घट गई। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं और fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, देन इट इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है? तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर x2 greater than x1, but f of x2 is less than f of x1, then it is decreasing function। ठीक है? then it is decreasing function। तो यहां पर सिंपल लिखेंगे कि x increases results fx increases, तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही सर? यस। और क्या हो सकता है? इसके इक्वल में भी हो सकता है। अगर इस दोनों इक्वल ही होंगे तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी, है ना सर? यस। x इंक्रीज किया, सही सर? ये इंक्रीजिंग के केस में आएगा आपके पास में। चलो मैं फिलहाल x2 को ग्रेटर ही लेता हूं, ठीक है? कंफ्यूज ना हो। चलो यहां से बात करते हैं नीचे में। अब x इंक्रीज किया, fx डिक्रीजेस, x इंक्रीजेस रिजल्ट्स fx आपके पास में डिक्रीजेस। दिस इज डिक्रीजिंग नेचर, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है सर? यस। कॉपी कर लेंगे इसे। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के दो पार्ट्स देखे थे, उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, समझते चलेंगे। आइए मिटाता हूं यहां से। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सर ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है लगातार इंक्रीज करना। ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास में वाई एक्सिस, और एक फंक्शन होता है y e टू द पावर x। देखो मैंने वही बना दिया, ठीक है? ये लगातार बढ़ रहा है। इसमें देखेंगे मैं फंक्शन का नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल fx मैंने कह दिया, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अभी मैंने देखा था, अगर मैं इस पॉइंट पर हूं, इस पॉइंट को मैंने कहा कि सर x x1, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी मेरे पास में क्या सर? fx1। अगर मैंने x को बढ़ा करके यहां पर रखा, x मैंने कहा x2, इसकी हाइट कितनी होगी? दिस विल बी f of x2। सही है सर? यस। अच्छा, एक चीज बताओ कि सर लिमिट आपके पास में क्या होता है? लिमिट जो होता है आपके पास में वो क्या होता है ना? लिमिट। तो लिमिट में क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मेरे पास में एक लिमिट होता है, वो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि क्या सर? डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं कि f of a plus h minus f of a divided by h, ऐसा पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना? एंड लिमिट यहां से कहते हैं लिमिट h tends to 0 and then it is equals to f dash of x at point a पर। सही? फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है किस पॉइंट पर सर? a पॉइंट पर, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू। सही? ओके। अब देखो यहां पर ये जो मैंने लिखा है x x1, लेट अस सपोज इस x1 को मैं यहां से मैंने कह दिया a, क्या कह दिया? a, और इस वैल्यू को मैंने क्या कह दिया सर? देखो a में
कुछ ना कुछ ऐड करूंगा तो मैं यहां पे पूछूंगा, सही है? यस। तो x2 ग्रेटर है मेरे पास, तो मैंने एज्यूम कर दिया आपके पास में कि कितना ज्यादा है, तो मैंने कहा कि सर x2 जो है यहां पर मेरे पास में x2 ग्रेटर देन मेरे पास में x1, सही है? तो x2 को मैं लिखता हूं, x1 मेरे पास में अगर a है तो x2 को मैं लिखता हूं सर a प्लस h। क्या लिखा? a प्लस h। अब बताओ ना सर कि आपके पास में x2 ग्रेटर देन आपके पास में x1, इट मींस f ऑफ x2 जो होगा ग्रेटर देन होगा f ऑफ x1 से, होगा यहां से? यस। ऑफ f ऑफ x2, देखो यहां से f ऑफ x2 को क्या लिख रहा हूं? a प्लस h। लेट अस से दिस इज a प्लस h ग्रेटर देन f ऑफ x1 की जगह पर मैं लिख रहा हूं a, दिस इज a। अब ये ज्यादा है इससे, इसको दूसरी साइड भेजो तो क्या होगा सर? दिस इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a विल बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर होगा, सही है सर? हां, देखो ऐसा वाला ही टर्म मिल गया मेरे पास में। अब क्या करता हूं, जो टर्म आया मेरे पास में इसमें मैं h से डिवाइड करता हूं और लिमिट ले लेता हूं। मैंने कहा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ आपके पास में f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इस फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन के लिए फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से मैं कहूंगा कि f ऑफ a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ऊपर में पॉजिटिव, और h कैसा है? ये भी पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, तो विल बी पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब इसको मैंने कहा था f डैश x, तो इसका मतलब f डैश x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में? पॉजिटिव हो गई। हाँ सर, ध्यान रखना, जब फंक्शन मेरे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो क्या होगा? f डैश x जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। किस फंक्शन के लिए? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव must be greater than 0 for increasing function. Which type of increasing? Strictly increasing के लिए, सही है सर? यस। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप में, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ठीक है? यस, कॉपी कर लेंगे इसे, सीधे याद रखेंगे ये क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो ग्रेटर देन 0 करो, ठीक है सर? यस। आइए नॉन डिक्रीजिंग की बात करता हूं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है जो डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है? यस। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन तो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं। मैंने कहा एक फंक्शन है, ये इंक्रीज किया, फिर इसके बाद में क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, फिर इसके बाद में और इंक्रीज कर गया। क्या ये डिक्रीज हुआ? नो, ये कांस्टेंट हुआ था कुछ देर के बाद में, ठीक है सर? यस। इट मींस दिस इज नोन एज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं यहां से a, इस पॉइंट को मैंने कह दिया b, इसे कह दिया मैंने c, और इस पॉइंट को कह दो मैंने d, तो देखो मैं a से b के लिए फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस पार्ट में क्या होगा सर मेरे पास में? इस पार्ट में बताओ, इस पार्ट में होगा आपके पास f डैश x ग्रेटर देन 0। इस वाले पार्ट के लिए क्या होगा? f डैश x आपके पास में ग्रेटर देन 0। और इसके लिए क्या ख्याल है सर? इसके बारे में क्या ख्याल है? दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 के इक्वल में। हाँ, आपने सही पकड़ा यहां पे। तो दिस कैन बी रिटन एज f डैश x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस तीनों को कंबाइंड कर दूं, तीनों को कंबाइंड कर दिया तो ये क्या मिलेगा सर मेरे पास में? यस, दिस विल बी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए सर मेरे पास में? दिस इज द कंडीशन फॉर, this is the condition for non decreasing function, सही सर? this is the condition for non decreasing function। अब सेम चीज मैं बात करूंगा strictly decreasing function में और non decreasing function, increasing function में, ठीक है? यस, ध्यान रखेंगे बच्चों। आइए strictly decreasing की बात करते हैं, strictly decreasing की बात करते हैं। इसे मिटा दे रहा हूं, कॉपी कर देंगे। strictly decreasing function, strictly decreasing function, लगातार घटता हुआ, ठीक है? दिस इज आवर x एक्सिस एंड ब्यूटीफुल y एक्सिस। इस पॉइंट को मैंने कहा x1, फिर से इस पॉइंट को मैंने कहा x2, इस x1 को मैंने कहा a, इसको कह दिया मैंने a में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, इतना ऐड कर दिया, इसको मैंने कहा h। क्या कहा सर? h कहा आपके पास।
तो a प्लस एच हो गया। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1, इस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट कितनी f ऑफ x2, ये क्या हो गया आपके पास में f ऑफ x2। अब देखो यहां से सर x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, तो क्या होगा मेरे पास में f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूं, दिस विल बी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लेस देन 0। f ऑफ x2 को क्या लिखूं बच्चों, x2 की जगह पर कितना पुट करूं, a प्लस h, दिस इज a प्लस h लेस देन f ऑफ a लेस देन 0। ये मेरे पास में रिलेशन आया। हाँ, अगर मैं इसी में सेम चीज यूज करूं, क्या सर, लिमिट वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय आपके पास में डिवाइडेड बाय h, दिस इज नोन एज f डैश x। ये तो पता है हमें, दिस इज नोन एज f डैश x। अब बात करते हैं यहां से कि सर f डैश x एट पॉइंट a पर, तो ये क्या होगा सर, इसकी वैल्यू देखो ना सर, क्या है, नेगेटिव, लेस देन 0। ऊपर में क्या है आपके पास, दिस इज नेगेटिव, और यहां पर कैसा है, h कैसा है, पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या होगा मेरे पास में, नेगेटिव। हाँ, इसका मतलब है कि f डैश x जो होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। किसके लिए सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब दूसरा फंक्शन कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या होगा, सेम चीज में क्या, लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दूं, यस। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि f डैश x जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, ये घट रहा था, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर जाकर के घटना स्टार्ट कर दिया। दिस इज आवर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यस। इस वाले पोर्शन के लिए f डैश x लेस देन 0, अगेन लेस देन 0, एंड इस पार्ट के लिए आपके पास में f डैश x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यस। कॉपी कर रहे इसे, याद रखेंगे, ठीक है, यस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैपिंग ऑफ फंक्शंस आपके पास में क्या है, ठीक है। मैपिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आइए, मोनोटोनिक फंक्शंस पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में, ठीक है सर, यस। तो हेडिंग लिखेंगे मैपिंग ऑफ फंक्शन। मैपिंग ऑफ फंक्शन, यस। यहां पर मैपिंग में हम लोग 4 टाइप्स के पढ़ेंगे मैपिंग। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग इनटू फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट वन इज इनटू फंक्शन। फर्स्ट मैपिंग है इनटू फंक्शन। सर इसको हम लोग टाइप्स ऑफ भी फंक्शन कहते हैं, बट मैपिंग ऑफ फंक्शंस ज्यादा बेटर है यहां पे। दिस इज फर्स्ट वन, इन। इनटू फंक्शन क्या है, इसे समझ लेते हैं कि मेरे पास में 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। तो एक सेट ले लिया मैंने और दूसरा सेट मेरे पास में, इस सेट को मैंने कह दिया A, इस सेट को मैंने कह दिया B। इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, लेट अस से A, B, C, D। चलो यहां पे भी ले लेते हैं, यहां से मैंने कहा कोई नंबर ले लो, 2, 4, 0, 6, 5, कोई भी और भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है सर, इतना ले लिया। अब ये कह रहा है, चलो एक और नंबर ले लेते हैं, मैंने कहा आपके पास में √2, ये सारे भी हो सकते हैं। इनटू फंक्शन कब होता है, इस सेट B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसका इमेज नहीं हो। एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट A के एलिमेंट का इमेज नहीं हो। कुछ इस तरह से, इसको इससे मैंने इसका आउटपुट ये, मैंने कहा इसका आउटपुट ये है, इसका आउटपुट ये है। तो देखो इसमें, इस पूरे सेट में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसका प्री इमेज नहीं है, या फिर जो कह सकते हैं जो कि इमेज नहीं है। 6 and √2 आर नॉट द इमेज, है ना, यस। तो देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉन एज, ये फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन। कम से कम एक ऐसा इसमें अवेलेबल होना ही चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से मेरे पास में फंक्शन है f फंक्शन, तो लिखेंगे a function is said to be into, yes, a function is
said to be, a function is said to be into if a function, ऐसे लिख लो, a function f is said to be into a function f, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, a function f from a to b, इस तरह से from a to b, from a to b is said to be into if at least one element, if at least one element in set A, one element in set B is not the image of f image of element of set A, element of set A, ठीक है सर? यस, तो इनटू फंक्शन होगा, ये मेरे पास में इनटू फंक्शन का एग्जांपल है, सही है सर? यस, इनटू फंक्शन में देखेंगे कि डोमेन में क्या है सर, ए बी सी डी, तो चलो इसमें बात करते हैं डोमेन क्या आएगा यहाँ पे। डोमेन में मेरा सेट ए बी सी और डी, कोडोमेन में क्या है सर, देखो यहां से कोडोमेन में मेरे पास में क्या है, कोडोमेन में मेरे पास में 2 4 0 6 और आपके पास में 5 एंड √2, दिस इज द कोडोमेन, सही है सर? यस, यहां पर क्या है कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका प्री इमेज नहीं है, सही है सर? यस, तो मैं लिखूंगा हियर एलिमेंट, सही से समझेंगे सर इसे, हियर एलिमेंट 6 एंड √2 is not the f image, not the f image, ठीक है, f image of A, सेट A का, सही है सर? या फिर इसका मतलब है कि 6 और √2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, हाँ ये भी कह सकते हैं हम लोग, सही है सर? चलो अब बात करते हैं रेंज क्या आया मेरे पास में, यहां से रेंज में देखेंगे सर, रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज में मेरे पास में 2 4 0 और आपके पास में 5 में आ रहा है। अब देखो रेंज के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सेट बना इन सभी एलिमेंट से, ये सबसेट है, किसका सबसेट है सर? कोडोमेन का सबसेट है। हाँ, किसके केस में सर? इनटू फंक्शन के केस में याद रखना रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है सर? यस, तो यहां पर रेंज इज द सबसेट ऑफ, याद रखेंगे यहां से फॉर इनटू फंक्शन, यस फॉर इनटू फंक्शन, यहां से लिखेंगे फॉर इनटू फंक्शन, यस फॉर इनटू फंक्शन रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, और इस सबसेट को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा नहीं, कुछ एलिमेंट मेरे पास में यहां से लेकर के बनाया गया है, ठीक है सर? तो ध्यान रखिए, और ये कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे जब कहेगा कि मेरे पास में कि फंक्शन इनटू है या नहीं है, तो आप चेक करोगे कैसे कि रेंज फाइंड आउट करोगे फंक्शन का, और कोडोमेन हमारे पास में अवेलेबल होगा, वो गिवन होगा मेरे पास में, ठीक है सर? यस, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द कोडोमेन, तो कोडोमेन गिवन होगा, रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है सर? यस, अब वहां पे रेंज फाइंड आउट करने के बाद में देखेंगे सबसेट है या नहीं है कोडोमेन का, अगर हुआ देन फंक्शन विल बी क्या सर? इनटू फंक्शन, अगर नहीं है देन विल नॉट बी इनटू फंक्शन। और भी तरीके देखेंगे क्वेश्चन करने के कि कैसे सॉल्व करते हैं। यस, पहले इसे कॉपी कर लें, पहले इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है सर? यस, अब एक चीज देखो मैंने क्या लिखा है, ये जो यहां पर लिखा है f a to b, और ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन मेरे पास ये ऑलरेडी लिखा होगा, जो यहां पे पहले होता है वो क्या है? दिस इज द डोमेन, ध्यान रखना ये क्या है, अभी इसमें मत लिखना, जस्ट मैं समझा रहा हूं यहां पे, ये आपके पास में क्या है सर? डोमेन है, ध्यान रखना। और ये जो b जो है दिस इज आवर कोडोमेन, बच्चे इसे क्या समझ लेते हैं? रेंज समझ लेते हैं, दिस इज नॉट रेंज, दिस इज कोडोमेन, ठीक है? यस, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन में क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? यहां पे कम से कम एक एलिमेंट रहा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो इनटू फंक्शन, कुछ ना कुछ बच जाना इनटू। अगर एक भी नहीं बचा मींस
सभी एलिमेंट का प्री इमेज है मेरे पास में, देन दैट फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। तो लिख लेते हैं, यस लिख लेते हैं यहां से, a function f from a to b, a function f from a to b, yes इस तरह से, a function f a to b is said to be onto function onto if each element of set b, if each element of set b is f image of set A, f image of set A, ठीक है, f image of set A। तो जितने भी सेट A में एलिमेंट्स होंगे, लेट अस सपोज मैंने लिखा x y z, ठीक है, यस एक और एलिमेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं यहां से u। A में जितने भी एलिमेंट हैं और यहां पे B में जितने एलिमेंट है A, और मैंने कह दिया आपके पास में लेट अस सपोज आपके पास में B, मैं यहां से लिखता हूं कि सर आपके पास में 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट हैं सबका प्री इमेज होगा कुछ इस तरह से यूं, और मैंने इस तरह से बना दिया कनेक्शन। अब क्या होगा मेरे पास में दो बच गए, है ना, अच्छा इसको इस तरह से कनेक्शन कर दिया, एक बच गया तो ये इनटू फंक्शन हो गया, लेकिन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब क्या करूं सर, चलो इसको मिटा दो मैं यहां से, हाँ इसे हम लोग मिटा सकते हैं, इसे मिटा देंगे तो ये क्या हो गया सर आपके पास ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है, यस तो ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसको लिखेंगे f जो होगा आपके पास में a to b ऑन टू, यहां से इस तरह से भी लिखते हैं ऑन टू फंक्शन। ये क्या है मेरे पास में डोमेन, ये क्या है मेरे पास में कोडोमेन। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं डोमेन क्या है। डोमेन में क्या क्या है सर मेरे पास में x y z और u मेरे पास में। कोडोमेन में क्या है सर, कोडोमेन जो है मेरे पास में क्या क्या है 1 2 3 और 5, और रेंज में क्या आ रहा है सर, हाँ देखो रेंज में क्या है सेम चीज 1 2 3 और 5, है ना। अच्छा इसको देख करके लगा कि सर दोनों इक्वल है मेरे पास, यस। तो ऑनटू फंक्शन के केस में क्या होगा, ऑनटू फंक्शन के केस में क्या होगा, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन के इक्वल होंगे। हाँ यहां से मैं कहूंगा कि सर रेंज जो आपके पास में है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, है ना, याद रखना सर। और यही है सॉल्व करने का तरीका इसके पास में। और भी तरीके देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। एक और चीज, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी का प्री इमेज है ना, ये भी कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज, सही है सर, इन सेट ए। तो ये भी नोट करके लिख लेंगे यहां से, ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, ठीक है सर, प्री इमेज इन सेट ए। यस कॉपी कर लें इसे, कॉपी कर लेंगे इसे। एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, यस एक और एग्जांपल देखते हैं यहां से। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा A और इसको कहा B, दिस इज A, दिस इज B, मैंने कहा यहां पे A B C है, ठीक है, यस। इसमें मेरे पास में कुछ एलिमेंट है 1 और 2, दो ही एलिमेंट है। मैंने इसको इसके साथ कनेक्शन करा सकते हैं, इसको इसके साथ कनेक्शन करा दिया, A ये रह गया, दिस विल बी ए फंक्शन और नॉट, नो ऐसा फंक्शन नहीं होगा, यहां पर कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। तो मैंने कहा चलो इसका भी कनेक्शन इसके साथ करा दिया, है ना सर, यस। तो दो एलिमेंट के एक आउटपुट हो सकता है, ये मेरे पास में फंक्शन है, ठीक है, यस। तो ये भी ऑन टू फंक्शन है, इसमें जो भी एलिमेंट थे सभी का प्री इमेज है, या फिर इसमें जो भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है इमेज है, हाँ। तो ये भी मेरे पास में ऑन टू फंक्शन हो गया, ये भी क्या है सर मेरे पास में ऑन टू फंक्शन है, क्या है ऑन टू फंक्शन है, यस। यहां पे लिख लेते हैं यहां से कि 1 is the image of C, यहां से 1 is the image of C, और आपके पास में 2 is the image of A and B, yes 2 is the image of A as well as B। सर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, अगर मैंने कहा ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा सर f of A is equals to 2, A डाला तो आंसर मिला 2,
हाँ, f ऑफ b, b भी डाला तो आंसर मिला 2, और f के अंदर में c डाला तो आंसर क्या मिला मेरे 1। सही है सर? यस सर। ऑन्टो फंक्शन का एक और नाम होता है, क्या सर? सरजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है सर, याद रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन इज आल्सो नोन एज, ऑन्टो फंक्शन is also known as surjective function, surjective function। ठीक है? यस, सारे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है सर? यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरे मैपिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट मैपिंग इज 1-1 फंक्शन। 1-1, यस, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या होने वाला है। सी में 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग या फिर फंक्शन कह सकते हैं 1-1। हाँ सर, 1-1। हाँ, इसका मतलब है कि ए एलिमेंट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं बी के साथ में एक के साथ में ही रिलेशन होगा एक का, देन फंक्शन इज नोन एज 1-1 फंक्शन। तो देखते हैं यहां पर क्या है। ए फंक्शन इज सेड टू बी 1-1, कुछ ऐसे देखो, एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। यहां से एग्जांपल लिखते हैं, समझ लेते हैं। ए सेट और आपके पास में बी सेट, ए सेट है और आपके पास में बी सेट है, ए बी सी डी, और यहां से 1 4 0 3। तो 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, इसका इसके साथ में रिलेशन, दिस इज नोन एज 1-1। सही है सर? क्या इसको कैसे कहेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज यूनिक, है ना आपके पास में, यूनिक प्री इमेज इन सेट ए, यूनिक प्री इमेज इन सेट ए। सही है सर? यस। तो मेरे पास में 1-1 फंक्शन होगा। एक और चीज भी कह सकते हैं, एक और चीज क्या कह सकते हैं मेरे पास में, कि यहां पर 2 से 1 में नहीं जा रहा है, कि अगर x की वैल्यू अलग अलग है उस पे आउटपुट अलग अलग मिल रहा है मेरे पास में। सही है सर? यस। 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट मेरे पास में नहीं होगा, 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट मेरे पास में नहीं होगा। ठीक है सर? यस। इसका मतलब यह है, अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए है, ए के डिफरेंट एलिमेंट लेता हूं तो उसके डिफरेंट आउटपुट होंगे। ठीक है सर? यस। लिख लेते हैं यहां से, ए फंक्शन from a to b, a function from a to b, a function f a to आपके पास में b is said to be 1-1, is said to be 1-1। ठीक है? yes, is said to be 1-1, is said to be 1-1। ठीक है? if different element of A has different element, A has different element in B। डिफरेंट एलिमेंट की जगह पर कह सकते हैं डिफरेंट इमेज, है ना? यस, एलिमेंट की जगह पर आप यहां पर डिफरेंट इमेज भी कह सकते हैं, डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है? यस, इमेज इन बी। सही सर? यस। इसे लिख लेंगे। इस फंक्शन का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। यस, एग्जांपल लिख लेंगे यहां से। सही है सर? यस। डोमेन में देखो क्या है मेरे पास, डोमेन में मेरे पास में ए बी सी डी। ठीक है बच्चों? यस। उसके बाद में कोडोमेन में क्या आ रहा है मेरे पास में 1 4 0 3, 1 4 0 और 3। सही है? यस। तो यहां से मैं बात करूंगा कोडोमेन में, दिस इज 1 4 0 और आपके पास में 3। ठीक है? यस। इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इसे कैसे प्रूफ करेंगे, आइए बात करते हैं इसके बारे में। कि पहले कॉपी कर ले, इसे कॉपी कर ले, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। यहां से एग्जांपल लिख लिया, एक सेट बनाया मैंने और दूसरा सेट बनाया बी ए बी, है ना? मैंने कहा x y z,
0 4 5 इस तरह से बना सकते हो। 1 का 1 के साथ में, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, एक एलिमेंट का एक के साथ में। दूसरे अगर वर्ड्स में बोलूं तो नो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक आउटपुट, है ना, ये भी लिख लेंगे। नो टू एलिमेंट्स of set A, no two elements of set A has different output नहीं होंगे। ठीक है सर? यस। क्या मतलब है इसका? इसको अलग तरीके से समझते हैं। अगर मैंने कहा दो डिफरेंट एलिमेंट है मेरे पास में और उसका आउटपुट एक ही है, तो क्या होगा? देखो यहां से सर, ये कहने का मतलब है अगर मैं कहूं कि दो एलिमेंट लेता हूं, ये मेरे पास में फंक्शन है f, a और b लेता हूं। f ऑफ a मैंने कहा आपके पास अगर इसकी वैल्यू हो रही है 1 और f ऑफ b की वैल्यू हो रही है 1, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर इक्वल। हां, ये तभी पॉसिबल होगा। दिस इज, ये आपके पास में it is possible, it will be possible only when a is equals to b। क्योंकि मैंने कहा डिफरेंट एलिमेंट, इसके डेफिनेशन पे जाएंगे कि a इसके डिफरेंट एलिमेंट का आपके पास में डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। ठीक है सर? यस। इसी को मैं दूसरे तरीके से बात करता हूं, इसी को समझें। इसकी जगह पर मैं लिखूंगा f ऑफ x1, अगर f ऑफ x2 के इक्वल में है, f ऑफ a की वैल्यू 1, f ऑफ b की वैल्यू 1, तो मेरे पास में अगर ये दोनों इक्वल हैं तब जाकर के ये x1 और x2 को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, तब जाकर के फंक्शन कैसा होगा मेरे पास में? 1 1 फंक्शन होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 1 फंक्शन के लिए आप x1 और x2 लेना, फंक्शन के अंदर में डालना और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल करेंगे। उसको सॉल्व करके अगर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं देन फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। एक और चीज, एक वैल्यू पर एक ही आउटपुट। चलो ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या होता है? अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, सही है सर? sin x का ग्राफ ड्रॉ किया, ये रहा मेरे पास में sin x का ग्राफ, है ना? यस। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं आउटपुट क्या होगा, इस पॉइंट पर आउटपुट ये है, सही है? मैंने कहा x इक्वल्स टू कोई भी हो आपके पास में पावर 4 होगा, ये आउटपुट है। लेकिन दूसरे पॉइंट पर भी ये आउटपुट मिल सकता है x की अलग वैल्यू पर भी। देखो इसके अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर लूं, पावर 4 से होकर के क्रॉस करने वाले अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है सर? यस। तो यहां पे भी मुझे वही सेम वैल्यू मिल रही है, x की अलग-अलग वैल्यू है। देखो ये अलग-अलग वैल्यू है मेरे पास में, दो अलग-अलग वैल्यू पर सेम आउटपुट मिल रहा है। तो क्या ये फंक्शन मेरे पास में 1 1 फंक्शन होगा? नो सर। इसे कहते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन, कि x की अलग-अलग वैल्यू पर एक ही आउटपुट का मिलना। गेटिंग माय पॉइंट? अगर नहीं समझ में आया तो मैं देखो एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। मैंने कहा आपके पास में कि sin पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/√2। मैंने कहा आपको कि सर sin ऑफ 3 पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर ये तो पता नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। 3 पावर 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पावर 4, है ना? तो ये क्या होगा? पाई पे चेंज होता है क्या? नो चेंज, मींस साइन का साइन ही। और पावर 4 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास में पावर 4 ही रहा, पॉजिटिव ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो ये हो गया आपके पास में 1/√2। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इनपुट के लिए, देखो यहां पर क्या आया मेरे पास में, डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है ना? यस। अगर 1 1 फंक्शन होना है तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। क्या ये दोनों सेम है क्या? नो सर, है ना? यस। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, और इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं मेनी वन, मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। ठीक है सर? यस। अगर मैं इसका sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब की बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास में x एक्सिस, ये आपके पास में y = 1, ठीक है? ये आपके पास में है y = -1। चलो इसका ग्राफ, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से, 1 मैक्सिमम वैल्यू, फिर आपके पास में 0, फिर आपके पास में मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ठीक है? यस। फिर आपके पास में 0, कुछ इस तरह से ग्राफ चलेगा। अब देखो पावर 4 पर
ठीक है, यस, इसकी वैल्यू यहां पे, और 3 पाई बाय 4 पे भी, यस, इसके जस्ट पहले आपके पास में, यस, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं यहां से, ठीक है, यहां पे भी आ रहा है। अब देखो अलग अलग एक्स पर सेम वैल्यू आ रही है आपके पास में, इसका मतलब ये है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखा है, ग्राफ को एक जगह से ज्यादा जगह पर कट कर रहा है। इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if it cut the graph at only one point, then it will be one function, otherwise many-one function। एक से ज्यादा जगह पर कट कर रहा है तो ये many-one हो गया, ये one-one नहीं है, तो one-one होने के लिए फंक्शन एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, e to the power x, इस तरह से ग्राफ। अब यहां पर देखो एक ही आंसर है, यहां पर देखो एक ही आउटपुट है। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो फंक्शन को एक ही जगह पर कट करता है, तो फंक्शन क्या होगा, वन फंक्शन होगा मेरे पास। सही है सर, यस। तो एक और चीज लिख लेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे, ये तो एक तरीका है आपके पास में मैथमेटिकल एनालिटिकल वे है सॉल्व करने का। दूसरा ग्राफिकल वे भी है कि अगर आपको ग्राफ आता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर फंक्शन के ग्राफ को एक जगह पर इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन होगा वन फंक्शन। सही है सर, यस। तो लिख लेंगे यहां से सर, लिखेंगे ये एनालिटिकल मेथड है, मैं आपको लिखा देता हूं, एनालिटिकल मेथड टू चेक, एनालिटिकल मेथड टू चेक वन है ना। वन को चेक करने का मेथड क्या है, आप f of x1 इक्वल्स टू f of x2 करो, ठीक है, यस। और x1 और x2 इसके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, ध्यान रखिए। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करके x1 और x2 को इक्वल लेकर के तब फंक्शन कैसा होगा, वन फंक्शन होगा। अगर मैं ग्राफिकल पॉइंट की बात करूं, ग्राफिकल वे से बात करूं तो क्या करेंगे सर, यहां से लिख लेते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना, यस, ग्राफिकल वे, ठीक है, यस। इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x axis and if intersect the graph only at one point, then it will be one function। सही सर, ओके। तो ये एग्जांपल लिख लो ग्राफ का, फटाफट देखो, e to the power x, सही है सर, यस। तो ये आपके पास में f of x इक्वल्स टू e to the power x, x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट किया, वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, वन फंक्शन आपके पास। वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा सर, इसको देख करके एक चीज बताओ ना, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, और उसमें बात किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज वन फंक्शन, है ना। हाँ, अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो आइए ड्रॉ करके देख लेते हैं। हाँ, तो चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा ये आपके पास में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ, ये भी अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये भी कैसा होगा, ये भी मेरे पास में क्या है सर, वन है, क्योंकि एक ही जगह पर कट किया। ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, कि सर f(x) इज लेस देन 0। हाँ, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हो गया तो क्या कहोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन कैसा होगा, वन फंक्शन। हाँ, वन फंक्शन चेक करने का एक और तरीका आ गया कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और चेक करके देखो कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों की केस में कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा आपके पास में। यहां से f' इस फंक्शन के लिए मेरे पास में क्या होगा, f' ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन फंक्शन विल बी वन फंक्शन। सही है सर, यस। तो यहां से लिख सकते हैं आप, वो भी पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, यस, चेक कर सकते हैं यहां से।
नोट करके लिख लेंगे, ये नोट करके लिख लेंगे, नोट में if function is strictly increasing or strictly decreasing, then function will be 1 है ना, यस 1 फंक्शन। ठीक है सर, क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारे मेथड सॉल्व करने के। आपको कभी कभी दे सकता है कि फंक्शन मेरे पास में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन किस टाइप के फंक्शन होंगे, तो 1 फंक्शन होंगे। ठीक है सर, यस, वहां से हमने रिलेट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास में बचा मेनी वन फंक्शन। क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। मेनी वन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए, इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मैंने लिखा था क्या, अगर नहीं लिखा तो आप नोट करके लिखना। इट इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। वन को वन के साथ में इंजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज मेनी वन फंक्शन। डी नंबर, नाम से भी पता चल रहा है बहुत से लेकर के एक में चलेगा, मेनी टू वन, है ना, यस। तो इसको समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेनी वन फंक्शन में क्या होगा, यस, एक सेट है और दूसरा सेट मेरे पास में, ये सेट ए है, ये सेट बी आपके पास में, ठीक है, यस। मैंने कहा x y z, ठीक है, यहां से मैंने कहा 2 3 और आपके पास में 4, तो मेनी से वन में बहुत सारे से एक में जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे से एक में, सही है सर। इस तरह से आप कहोगे कि इसमें तो बहुत सारे से एक में नहीं गया, एटलीस्ट एक एलिमेंट सेट बी में ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्री इमेज एक से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम एक ऐसा होना चाहिए बी में जिसका प्री इमेज एक से ज्यादा हो, देन फंक्शन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। या फिर ये भी कह सकते हैं देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट एंड इन सेट बी which is the image of more than one element in set B, set A के एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज है, then function is known as many one function. Getting my point or not? Yes, तो यहां से लिख लेंगे सर, यहां से लिख लेंगे a function। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ख्याल आया होगा कि सर अगर ये नहीं लेता तो ये फिर भी वन होता, सॉरी मेनी वन होता, यस, ये फिर भी मेनी वन होता। तो यहां पर बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, यस। तो लिखते हैं ए फंक्शन f maps from a to b is said to be many one if at least one element in set A, one element in set B which is the image of more than one elements of set A, ठीक है सर, यस सर। दूसरा एग्जांपल भी फर्स्ट एग्जांपल में ये लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने लिखा आपके पास में सेट A है और आपके पास में सेट B है, दिस इज A एंड दिस इज B, और ये फंक्शन मेरे पास में है f ऑन 2 होगा। अगर मैं इसमें लिखूं कि सर u v w और मैंने यहां से लिखा कि सर 1 2 0 4, है ना, इस तरह से, और भी लिख लेता हूं। मैंने कहा आपके पास में t x, इस तरह से, बहुत का एक, ओके, बहुत का एक। चलो मैंने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, इसको मैंने कह दिया इसके साथ में रिलेशन, इसको इसके साथ में रिलेशन, तो 3 का भी एक हो सकता है, यस, इट इज पॉसिबल, सही सर, यस। लेकिन एक का 3 नहीं हो सकता है, तो बहुत सारे का एक हो रहा है, मेनी टू वन में जा रहा है। यहां पे कोई बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, ठीक है सर। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आपके पास में किसका सर, मेनी वन फंक्शन का। ये भी लिख लेंगे एग्जांपल में, सही है सर, यस। कॉपी कर लेंगे फटाफट। इसके बाद में बात करते हैं
एक चीज इसमें देखो, ये मेनी वन फंक्शन तो है लेकिन इसमें एक एलिमेंट रह भी जा रहा है। अगर कोई एलिमेंट रह जाता है उसे क्या कहते हैं, इनटू। सो दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन और उसके बाद में इनटू। इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा है, इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। दिस इज मेनी वन ऑन टू, ठीक है सर, मेनी वन ऑन टू। ये वन वन इनटू मेनी वन, सॉरी ये आपके पास में क्या है सर, मेनी वन आपके पास में इनटू, दिस इज मेनी वन आपके पास में ऑन टू, ठीक है, यस। लिख लेते हैं यहां से चार, हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, उसके बाद देख लेते हैं मेनी वन, कुछ और की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां से। देखो यहां से कुछ एग्जांपल और बात करते हैं, ए और आपके पास में बी, ठीक है, यस। मैंने कहा आपके पास में ए बी सी, ठीक है, यस। उसके बाद यहां से मैं कह रहा हूं लेट अस सपोज एक्स वाई जेड और आपके पास में डी, 1 1 1 1 1 1, इसे कहेंगे 1 1 इनटू, 1 1 भी है और इनटू भी है, दिस इज 1 1, एक का एक के साथ में एंड इनटू, एक रह गया यहां पे इसलिए ये इनटू हुआ, इसके सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, दिस इज 1 1 इनटू, ओके। उसी तरह से 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 ऑन टू में क्या करोगे सर, यहां से बना ले, यहां से सेट ए और सेट बी। यहां पे मैंने कहा आपके पास में दिस इज ए बी सी, उसके बाद में मैंने कहा आपके पास में एक्स वाई जेड, तो ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में 1 1 और ऑन टू भी है, कोई भी नहीं बचा मेरे पास, दिस इज 1 1 ऑन टू, ठीक है, यस, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू है। अच्छा, इसके बाद में दूसरे फंक्शन, ये ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, इसी को ले लो, देखो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं फिर से। फोर्थ एग्जांपल इज सॉरी थर्ड एग्जांपल में ये क्या है सर, मेनी वन इनटू, ये एग्जांपल है मेनी वन इनटू, और ये एग्जांपल था मेनी वन ऑन टू फंक्शन का, है ना, मेनी वन ऑन टू फंक्शन का, दिस इज यू और ये आपके पास में 0204 है ना, दिस इज फोर्थ नंबर, दिस इज मेनी वन ऑन टू, मेनी वन भी है और ऑन टू भी आपके पास, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों, यस। एक चीज देखो, 1 1 ऑन टू फंक्शन, सर 1 1 फंक्शन होता है तो उसका नाम कुछ और भी रखते हैं, और आपके पास में ऑन टू फंक्शन था तो उसका भी नाम रखा था। ऑन टू फंक्शन का नाम कहा था मैंने सरजेक्टिव, क्या सर, सरजेक्टिव, हाँ, और 1 1 फंक्शन का नाम था अभी इंजेक्टिव। अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंडली नॉन एज, दिस इज कंबाइंडली नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज कंबाइंडली इज नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है सर, यस। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये आपके पास में आ गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, कॉपी कर लेंगे इसे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लिख लेते हैं यहां से, ए फंक्शन व्हिच इज 1 1 ऑन टू इज नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन, उसे भी लिख लेते हैं। A function which is 1 1 on 2, a function which is 1 1 on 2 is known as bijective function. Bijective, या फिर कभी-कभी आपको एक टर्म यूज करेगा बाइजेक्शन। बाइजेक्शन भी आपको समझ लेना है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 on 2 फंक्शन है। A function is said to be bijective if it is 1 1 on 2, है ना, 1 1 as well as on 2 1 1 on 2। एक चीज ध्यान दो कि बच्चों को नाम याद रखने में दिक्कत होती है, किसमें इंजेक्टिव बोलो किसमें सब्जेक्टिव बोलो, ठीक है सर, यस। तो देखो दोनों ओ वाले का नाम होता है, जो दोनों ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, दोनों का नाम है, 1 1 वाले का भी नाम है, उसके बाद में ऑन 2 वाले का भी नया नाम है, ठीक है सर, यस। इंजेक्टिव आपके पास में, ये आपके पास में सब्जेक्टिव, तो थोड़े नाम याद रख लेना यहां से। 1 1 वाले, ओ वाले, जो ओ वाले स्टार्ट होंगे उसके स्पेशल नाम होंगे, ठीक है सर, यस। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, कि कौन सा फंक्शन मेरे पास में 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, मेनी वन इनटू फंक्शन है, या फिर कोई भी फंक्शंस के बारे में, ठीक है सर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइजेक्टिव फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बारे में हम लोग जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो फंक्शन देखेंगे यहां पर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। और सर जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है बच्चों, यस।